हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ दी बायोगैनर क्लासेस। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें कितने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते थे। मैंने वो आपको सारे करा दिए। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, इस चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट अतिलघु उत्तरीय प्रश्न आ सकते हैं हम उसको देख लेंगे। ठीक है, फालतू नहीं बताएंगे। और जैसा आपने थंबनेल देख रखा है कि 100% अगर आप डिपेंड हो जाओगे हमसे, अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं सच कहता हूँ कि आपके बायो में 80+ मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये होता है 1 अंक का। ठीक है, एक एक नंबर के होते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आपको टाइम मिले तो ये सारे देख लेना। ठीक है, और अगर ना हो तो मैं सीधे इम्पोर्टेंट पे ही आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, लिखा है एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट एवं साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाइए। मतलब एक मैच्योर एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। ठीक है, तो ये ओव्यूल है जिसको हम बीजांड बोलते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो और लेबलिंग जो है वो भी अच्छे से आपको करनी है। बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम में बना सकते हो, कोई भी इसमें कठिनाई नहीं होने वाली है। देखिए, ये जो पहला ये चला जाए और दूसरा है नेमिंग न्यूसेलस, ये आउटर इंटेगुमेंट है, ये इनर इंटेगुमेंट है। और ये होती हैं एंटीपोडल सेल्स, ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये एग एपरेटस है, ये इंटेगुमेंट है, ये चला जा बोला जाता है, ये रेफ है, और ये एम्ब्रियोस है। ठीक है, तो ये देख लेना। मतलब ये एक ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। अब आपके पास इतना टाइम है ना कि आप पूरा चैप्टर देखते फिरो। हाँ, इसको देख लेना। आभासी फलों के कोई 2 उदाहरण लिखिए। ठीक है, आपको पता होने चाहिए कि कौन से 2 आभासी फल हैं। तो एक सेब होता है और एक स्ट्रॉबेरी होता है, मतलब फॉल्स फ्रूट। ठीक है, ये वाला देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20 है, टेपिटम कहाँ स्थित है, इसका क्या कार्य है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो टेपिटम होता है यानी ये एक लेयर होती है, और ये परागकोश यानी एंथर। तो जो टेपिटम होती है वो परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है। यह विकासशील परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी होती हैं और सामान्यतः एक से अधिक केंद्रकों से युक्त होती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। तो मेरे हिसाब से तो आपके जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए, इसमें इतने ही हैं। अब देख लेते हैं कि लघु में। तो लघु में जो आपका 2 नंबर का आता है ये भी सही नहीं है, ये भी। इसको एक बार समझ लो कि बैगिंग बैगिंग क्या होता है। ठीक है, तो हाँ इम्पोर्टेंट है। बैगिंग इसको हिंदी में बोलते हैं बोरा वस्त्रावरण। ठीक है, मतलब थैलियाँ फैलाना और थैली लगाना तकनीकी क्या है, पादप जनन कार्यक्रम में ये कैसे उपयोगी है। तो देखिए, ये बैगिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा परागण में ऐच्छिक परागकणों का उपयोग तथा वर्तिकाग्र को अनैच्छिक परागकणों से बचाना सुनिश्चित किया जाता है। बैगिंग के अंतर्गत विपुंसित पुष्पों को थैली से ढककर इनके वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से बचाया जाता है। पादप जनन में इस तकनीक द्वारा फसलों को उन्नतशील बनाया जाता है तथा सिर्फ ऐच्छिक गुणों वाले परागकण व वर्तिकाग्र के मध्य परागण सुनिश्चित कराया जाता है। ये देख लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा शॉर्ट। तो द्विनिषेचन, इसको तो अगर आप जो दीर्घ में ही याद कर लोगे ना तो आपका ये तीनों जगह काम में आएगा। ये आपका बहुविकल्पीय में भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में, और लघु में भी आ जाएगा। तो सीधे आप इसको लॉन्ग में याद कर लेना। ठीक है, तो ये एक और देख लीजिए, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, ये वाला ट्रिपल फ्यूजन। द्विनिषेचन वाला तो मैं सीधे आपको दीर्घ वाला ही बता दूंगा। ये लिखा है त्रिसंलयन क्या है, ये कहाँ और कैसे संपन्न होता है। आज की देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप ये मत सोचना कि इतनी बड़ी वीडियो है। इसमें मैं आपका आज चैप्टर फिनिश कर दूंगा, सब इंपॉर्टेंट बता दूंगा जो जो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट आने वाला है। तो त्रिसंलयन क्या है, ये कहाँ और कैसे संपन्न होता है। तो ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं जिसको। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताएं। ये 1920 में पूछा गया। तो देखिए, पराग नलिका से मुक्त नर केंद्रकों में से एक मादा केंद्रक से संयोजन करता है। दूसरा नर केंद्रक भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय केंद्रक से संयोजन करता है। द्वितीय केंद्रक में 2 केंद्रक पहले से होते हैं तथा नर केंद्रक से संलयन के पश्चात केंद्रकों की संख्या 3 हो जाती है। 3 केंद्रकों का वह संलयन त्रिसंलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है।
त्रिसंलयन की प्रक्रिया भ्रूण कोश में होती है तथा इसमें ध्रुवीय केंद्रक अर्थात द्वितीय केंद्रक व नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी टिप्पणियाँ आती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारी टिप्पणियाँ पूछी जाती हैं 2-2 नंबर में, तो वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करिए, ये लिखा है अप्युग्मन, एपोगेमी, तो एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, आ सकता है यार, क्यों रिस्क लो। अप्युग्मन, एपोगेमी, ये ग्रीक वर्ड एपो से मिलकर बना होता है, इसका मतलब होता है विदाउट गेमोस या मैरिज। यदि अगुणित भ्रूणकोश यानी हैप्लॉइड एम्ब्रियोसेक के अंडकोश यानी एग सेल के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशिका जैसे सहायक कोशिका अथवा प्रतिमुख कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे अप्युग्मन कहते हैं, एपोगेमी कहते हैं। अर्थात युग्मकोद्भिद यानी गैमेटोफाइट से सीधे स्पोरोफाइट का निर्माण, जैसे एरिथ्रिया, लिलियम आदि। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनको देख लेना। तो आपको सीधे एक लाइन ये याद रखनी है कि जो आपका गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफाइट से सीधे स्पोरोफाइट का निर्माण क्या कहलाता है, अप्युग्मन कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, आपका इसी से काम चल जाएगा, इंपॉर्टेंट है, सारी टिप्पणियाँ आपको याद कर लेनी है। तो यहाँ पे दे रखा है कि निम्न में अंतर कीजिए, उभय लिंगाश्रय तथा एक लिंगाश्रय, और दूसरी है असंग जनता तथा अनिषेक फलन, और या तो आभासी और अनिषेक जनित फल क्या है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। तो यहाँ पर आंसर नंबर पहला है उभय लिंगाश्रय, मतलब मोनोसियस प्लांट क्या होते हैं। ठीक है, तो मोनोसियस का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। जब नर तथा मादा पुष्प, ठीक है, एक ही पौधे पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधे को एकच्छेद कहते हैं। ठीक है, जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का, अरंडी आदि। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको सही से देखना क्योंकि 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो एकच्छेद पौधों में बहुधा नर पुष्प शीर्ष की ओर, मतलब जो नर पुष्प होता है वो थोड़ा ऊंचाई पर लगा होता है तथा मादा पुष्प नीचे की ओर लगे रहते हैं। इन पौधों के पुष्पों में स्वपरागण भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए एक लिंगाश्रय डायोसियस, ठीक है, डायोसियस, जब नर तथा मादा पुष्प दो भिन्न भिन्न पौधों पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधों को द्विअक्षक कहते हैं, जैसे पपीता, सहतूत, भांग, केवड़ा, डेट पाम आदि। द्विअक्षक पौधों में केवल पर परागण ही संभव है। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको देख लेना। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है आप लोगों ने अभी तक कुछ नई मटेरियल ले पाया हो, ना तो गेस्ट पेपर खरीद पा रहे ना कुछ, तो इसलिए मैं सारा कंटेंट आपको दे रहा हूँ। चलिए, आपका एक हो गया टिप्पणी। दूसरी देखिए, असंग जनता, इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते तथा इनकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को ही असंग जनता कहते हैं। क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। चलिए ये देख लीजिए, अनिषेक फलन, इसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, 100% आएगी। अनिषेक फलन यानी पार्थिनोकार्पी क्या होती है। अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। मतलब जो अंडाशय होता है, जो ओवरी होती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि किसी ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे हो जाए, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनिषेक फलन। आभासी फल क्या होते हैं, कुछ फलों के निर्माण में, क्या लिखा है, कुछ फलों के निर्माण में पुष्प के अन्य सहायक चक्र, ठीक है, जैसे बाह्य दलपुंज जिसको कैलिक्स बोलते हैं, दलपुंज जिसको कोरोला बोलते हैं, पुष्पासन यानी थैलामस आदि भी भाग लेते हैं, तब ऐसे फलों को आभासी फल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी डेफिनेशन देख लेना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दे रखा है बीज पत्राधार तथा बीज पत्रोपरिक के मध्य अंतर। ठीक है, तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो। फिर हम देखते हैं, हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको देख लो, ये किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ये 3 अंक का होता है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 1, आवृत बीजी पौधों में या आवृत बीजों में नर युग्मकोद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये 16 में ऐसे पूछा गया। और एक आवृत बीजी पौधे के परागकण के अंकुरित या अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। 15, 16, 19 में ऐसे पूछा गया।
या आवृतबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए, 18 में ऐसे पूछा गया। अंकुरित परागकण का एक नामांकित चित्र बनाइए, ऐसे पूछा गया। तो एक ही क्वेश्चन को देख सकते हो आप घुमा फिराकर किस तरह से हर बार पूछा जा रहा है, तो आप ये बात ध्यान रखना। और आंसर सभी का एक ही है, तो आप इसको लिख लीजिए, नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो आपको ये हेडिंग डालनी पड़ेगी, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश लिख देते हो तो अच्छा रहता है। चलिए, तो आपको लिखना है, मैं बोल रहा हूँ, पराग कोश के स्फुटन के समय, मतलब जो एंथर होता है उसके डिहाइसेंस के समय, जब वो फट रहा होता है, ठीक है, तो पराग कोश के स्फुटन के समय मध्य स्तर यानी जो मिडिल लेयर होती है व टेपिटम लेयर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार पराग कोश भित्ति में केवल बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस व अंतः त्वचा एंडोथीसियम रह जाती है। प्रायः पराग कोश का स्फुटन अनुदैर्ध्य दरारें यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्लिट्स बनने से होता है, जो प्रायः दो परागधनियों के मिलने के स्थान पर होती हैं। कभी कभी अग्र दरारों यानी टर्मिनल स्लिट्स अथवा छिद्रपोर से भी परागकोशों का स्फुटन होता है। स्फुटन के फलस्वरूप परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। परागकोश से स्वतंत्र होने के पूर्व ही परागकणों का अंकुरण हो जाता है। इस क्रिया में सर्वप्रथम परागकण का केंद्रक परागकण भित्ति की ओर जाकर समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। इनमें बड़े केंद्रक को वर्धी केंद्रक या नली केंद्र मतलब वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस तथा छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक यानी जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। प्रायः इस अवस्था में परागकण परागकोश को छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा कि अब परागकणों, ठीक है, और कहाँ पे चला गया, ये लिखा है, अब परागकणों का आगे का विकास मादा पुष्प के स्त्री केसर यानी पिसील के वर्तिकाग्र पर होता है। परागकण यानी पोलिनेशन की क्रिया द्वारा परागकण स्त्री केसर यानी पिसील के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, जहां इनका अंकुरण होता है। तो इतना लिखने के बाद, ठीक है, अब आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें, ये अगर आपने ये चार्ट नहीं बनाया, ठीक है, अगर आपने ये चार्ट नहीं बनाया तो आप समझ जाना कि आपके नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप पूरे में से पूरे नंबर लाते हो तो ये जो लैंग्वेज लिखी है बहुत शॉर्ट लिखी है, इसको देख लेना, ठीक है, और ये जो चार्ट है इसको देख लेना, ठीक है। तो ये देखिए, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, ये डिप्लॉयड होती है, 2n लिखा है ना, तो ये डिप्लॉयड होती है। फिर इसमें एरो लगाया तो ये हुई मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है एक सेल से 4 सेल बन जाएंगी। तो ये देखिए 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बन गए, ये n लिखा है, ठीक है। फिर एरो बनाया, ये फिर n है, और ये 4 सेल आपकी ऐसी हो गई गोल। अब इनमें होगा माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब 1 से 2। तो देखिए किसी एक को लिया, ठीक है, और उसका न्यूक्लियस डबल हो गया, ठीक है, सेल एक ही रही लेकिन न्यूक्लियस डबल हो गया। तो बाला पोलन ग्रेन जनरेटिव न्यूक्लियस और ये ट्यूब न्यूक्लियस है। फिर इसका डिवीजन हुआ, जनरेटिव सेल बन गए, ट्यूब न्यूक्लियस, जर्मपोर और एक्साइन और इंटाइन बन गया। तो इस तरह से आपको ये बना लेना है, और आगे की जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे दिखाई गई है, इसको लिख लेना, ये वाली, ठीक है। चलो, अब एक क्वेश्चन दे रखा है बीज तथा फल, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। परागण किसे कहते हैं और परागण के प्रकार, ठीक है, तो ये भी छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे पता है इससे सिर्फ एक ही क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, और जिसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन। बस उसी को ढूंढ लेते हैं। हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये वाला, आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब चित्र भी बनाना है और द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए कितनी बार पूछा गया है। और रुको, अभी आपको और दिखा दें। ये देखिए किस किस तरह से पूछा गया है, कितनी ईयर में पूछा गया है, ठीक है, 17 में, 18 में, 19 में, 20, 21, 20, 20, 20, 22, 22, मतलब कोई भी साल नहीं छूटी है। तो ऐसे क्वेश्चन को तो आपको 100% रट ही लेना है। चलिए, और ये आपका होगा 3 नंबर का, ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आंसर में द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए क्या लिखा है, और एक बात याद रखना, जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है इसकी खोज किसने की थी, वो भी इसी में आ जाएगा।
देखिए लिखा है दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की, ठीक है, तो वो भी आपको देखना है। इसकी खोज की थी सीवी नवास्चिन ने, ठीक है, वो मैं आपको स्पेलिंग दिखा दूंगा। चलिए, तो आंसर में हेडिंग पड़ेगी द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन परागनलिका यानी पॉलन ट्यूब में उपस्थित दोनों नर केंद्रक ही नर युग्मक यानी मेल गैमेट्स की तरह कार्य करते हैं और भ्रूण कोष में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक मतलब फीमेल गैमेट अर्थात अंड कोशिका एग सेल के अंदर प्रवेश करके उसके केंद्रक के साथ फ्यूज हो जाता है या संलयित हो जाता है। यह क्रिया वास्तविक युग्मक संलयन यानी सिंगेमी कहलाती है। इस प्रकार की क्रिया को निषेचन कहते हैं यानी फर्टिलाइजेशन। दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों यानी पोलर न्यूक्लियाई द्वारा बने द्वितीय केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। यह क्रिया त्रिसंयोजन या त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। इस समय भ्रूण कोश के अंदर निषेचित अंड कोशिका तथा त्रिसंयोजित केंद्रक के अतिरिक्त सभी केंद्रक अथवा कोशिकाएं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। यहाँ एक ही भ्रूण कोश में दो संलयन होते हैं, ठीक है, क्या कह रहा है कि एक ही भ्रूण कोश में दो संलयन होते हैं, दो बार फ्यूजन होता है, अतः यह क्रिया द्विनिषेचन कहलाती है यानी डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और ये वाला आपको डायग्राम बना लेना है, ठीक है, देख लो, इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस करना दो चार बार। सबसे अगर पूरे चैप्टर में अगर आप हमसे पूछोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन वाला। अगर आप ये एक ही तैयार कर लो ना तो इस चैप्टर से हो गया आपका काम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब 3 नंबर में देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अनिषेक फलन और बहुभ्रूणता में क्या अंतर है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ये टिप्पणी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने ये अपने 40-50 मिनट मुझे दे दिया ना तो आप ऐसा समझिए कि आपका 100% जो है आपका बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये देखिए निम्नलिखित में टिप्पणी के अनिषेक फलन और बहुभ्रूणता। तो अनिषेक फलन यह शब्द नॉल ने दिया था, ये साइंटिस्ट है नॉल ने दिया था। अंडाशय ओवरी से बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं यानी पार्थिनोकार्पी कहते हैं, तथा ऐसे फलों को अनिषेक फलनी यानी पार्थिनोकार्पी फ्रूट्स कहते हैं। ये फल बीज रहित, याद रखना जो पार्थिनोकार्पी फ्रूट होते हैं वो सीडलेस होते हैं, इनमें बीज नहीं होता, जैसे अंगूर, केला तथा अनानास में प्राकृतिक अनिषेक फलन होता है। अनिषेक फलन को हार्मोन जैसे ऑक्सिन व जिब्रेलिन के छिड़काव से भी इंड्यूस किया जाता है यानी प्रेरित किया जाता है। अनार, पोमीग्रेनेट, नारियल, कोकोनट या उन फलों में जिनमें खाने योग्य का भाग बीज का है, अनिषेक फलनी फल बनाना बेकार होता है। अब आप ही बताओ, अनार के बीज ही तो खाए जाते हैं और नारियल का भी बीज वाला हिस्सा खाया जाता है। अगर हम इसमें पार्थिनोकार्पी कर देंगे तो जब अनार सीडलेस होगा तो क्या खाओगे उसमें, मतलब जब बीज ही नहीं होंगे तो क्या खाओगे। तो इसीलिए बता रहा है कि अनिषेक फलनी फल बनाना बेकार है, किसमें, अनार में और कोकोनट में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि बहुभ्रूणता क्या है। एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता यानी पॉली एम्ब्रियोनी कहलाता है। अनावृत बीजी पौधों में यह सामान्य घटना है, परंतु आवृत बीजी पौधों में काफ़ी कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता यानी पॉली एम्ब्रियोनी की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1791 में संतरे के बीजों में की थी। यद्यपि एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इनमें से एक ही भ्रूण एक्टिव होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको। और देख लेते हैं, ये जो टिप्पणियां है ना इनको देख ही लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक क्वेश्चन ये भी है, भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष की तुलना कीजिए, ये मतलब डिफरेंस पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भ्रूणकोश और भ्रूणपोष, तो यहाँ पर लिखा है आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है, बीच में लाइन खींचनी है, एक साइड में लिखना है भ्रूणकोश और एक में लिखना है भ्रूणपोष। ये एम्ब्रियो सेक है और ये एंडोस्पर्म है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखा है बीजांड अर्थात गुरु बीजाणु धानी के अंदर बनने वाले 4 गुरु बीजाणुओं में से एक क्रियाकारी गुरु बीजाणु यानी मेगास्पोर से परिवर्तित होता है। आवृत बीजी पौधों का मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट है। आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन में घटित द्वितीय केंद्रक के निषेचन अर्थात त्रिसंलयन ट्रिपल फ्यूजन से बने प्राय त्रिगुणित केंद्रक से विकसित होता है। अनावृत बीजी पौधों में यह युग्मकोद्भिद ही होता है। यह प्राय केवल 8 केंद्रकों
यानी तीन तीन दो स्थानों पर कोशिकाओं के रूप में तथा दो सामान्य जीवद्रव्य में द्वितीय केंद्र के रूप में, ठीक है। तथा कुछ जीवद्रव्य से बनी सदैव अगुणित संरचना है और ये अनगिनत केंद्रकों वाली संरचना है जो प्राय त्रिगुणित अथवा बहुगुणित होता है, किंतु अनावृत बीजी में ये अगुणित ऊतक के रूप में होता है। यह मादा जनन इकाई को आश्रय देने वाली संरचना है और यह एक पोषक ऊतक है जो भ्रूण को बनते समय अथवा अंकुरण के समय पोषण प्रदान कराती है। सभी आवृत बीजों के बीजांड में आवश्यक होता है और यह बनता अवश्य है, किंतु द्विबीजपत्रियों में प्राय बढ़ते हुए भ्रूण के द्वारा अवशोषित हो जाने से सभी बीजों में ही नहीं होता, जबकि एक बीजपत्री बीजों में प्राय होता है, ठीक है। तो इसको देख लेना इंपॉर्टेंट था। अब हम सीधे डबल फर्टिलाइजेशन को उसमें तैयार कर लेते हैं दीर्घ में, और बाकी सब छोड़ देते हैं। कहाँ गया डबल फर्टिलाइजेशन? ये देखिए, ये लिखा है, देखो। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी मैंने इसको उसमें भी आपको बता दिया था लघु में, अब इसमें भी देख लीजिए। लिखा है आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, पश्च निषेचन संरचनाओं एवं घटनाओं की व्याख्या कीजिए, 2022 में पूछा गया। चलिए, तो आंसर में आप लिखोगे नर तथा मादा जनन अंगों में उत्पन्न नर तथा मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं, ठीक है। और ये वाला डायग्राम जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। क्या लिखा है? वर्टिकल सेक्शन ऑफ कार्पेल। हेडिंग डालोगे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो यह एक विशेष घटना है जो आवृत बीजी पौधों यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखने को मिलती है। इसकी खोज नवाशिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, द्वारा 1898 में फ्रीटिलेरिया तथा लिलियम पौधों में की गई। निषेचन के समय पराग नलिका भ्रूण कोश में जाकर फट जाती है, जिसके फलस्वरूप दो नर युग्मक यानी मेल गैमेट्स स्वतंत्र हो जाते हैं। एक नर युग्मक अंडकोशा एक सेल फीमेल गैमेट से संयोजन करके एक जाइगोट बना लेता है। इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी या जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट द्विगुणित होता है जो बाद में एम्ब्रियो का निर्माण करता है। दूसरा मेल गैमीट द्वितीय केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मिलकर एक त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड केंद्रक बना लेता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं तथा इस क्रिया को त्रिस्मेकन यानी ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसे कायिक निषेचन वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। इस प्रकार दोनों ही युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन 2 बार होता है। इसी कारण इस क्रिया को द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द्विनिषेचन में संयुग्मन यानी सिंगेमी तथा त्रिस्मेकन यानी ट्रिपल फ्यूजन दोनों आते हैं। निषेचन के पश्चात सहायक कोशिकाएं जैसे सिनर्जिड्स एवं प्रतिमुखी कोशिकाएं जैसे एंटीपोडल्स नष्ट हो जाती हैं। ये तो हो गया आपका डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। और अब पूछा है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होते हैं। तो निषेचन के पश्चात निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। पहली, भ्रूण एवं इसका विकास, और दूसरा भ्रूणपोष का विकास, ठीक है, और बीज व फल का निर्माण। तो ये हेडिंग आपको याद रखनी है। अभी मैं इसको दिखा दूंगा आपको कैसे लिखना है, ठीक है। ये 2 वाली मैं अभी दिखा दूंगा आपको। निषेचन की क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाते हैं तथा अंडाशय ही फल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार फल वास्तव में एक परिपक्व अंडाशय है जिसमें बीज होते हैं। और ये देखिए निषेचन के पश्चात पुष्प में होने वाले परिवर्तन। तो बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स प्रायः गिर जाते हैं, कभी कभी फल के साथ चिरलग्न रहते हैं जैसे टमाटर, मिर्च, बैंगन आदि। दलपुंज कोरोला प्रायः गिर जाते हैं। पुमंग एंड्रोसियम गिर जाता है। वर्तिकाग्र स्टिग्मा गिर जाता है। वर्तिका स्टाइल गिर जाता है। अंडाशय ओवरी फल में बदल जाता है। बीजांड बीज में बदल जाता है। निषेचन के पश्चात भ्रूण कोश में होने वाले परिवर्तन। प्रतिमुखी कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स नष्ट हो जाती हैं। युग्मनज यानी एम्ब्रियो बन जाता है। भ्रूणपोष केंद्रक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भ्रूणपोष बनाता है। सहायक कोशिका सिनर्जिड्स नष्ट हो जाती है। द्विनिषेचन के फलस्वरूप बने प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के विकास से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। यह साधारणतः त्रिगुणित यानी ट्रिप्लॉइड होता है। भ्रूणपोष एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ संग्रही ऊतक है जिसमें भोजन यानी मंड स्टार्च के रूप में संचित रहता है। इसमें संचित भोज्य पदार्थ भ्रूण के विकास तथा बीज के अंकुरण के समय काम आता है।
अब आपका ये देख लेते हैं, भ्रूण एवं इसका विकास और भ्रूणपोष का विकास। क्वेश्चन नंबर 4 और 6। देखिए ये वाला जो है भ्रूण एवं इसका विकास, तो ये वाला आपको, ये जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको बना लेने हैं, ठीक है, और इतना लिख देना है। ये यहाँ से आपको यहाँ तक लिख भी देना है। यहाँ पे लिखा है देखिए, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। युग्मनज यानी जायगोट एक द्विकुड़ित संरचना है। यह सूत्री विभाजनों यानी माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस द्वारा विभाजित होता है। शुरुआत में ये आकार में बढ़कर अपने चारों ओर सेलुलोज की एक भित्ति का निर्माण करता है। इसके पश्चात ये एक अनुप्रस्थ विभाजन ट्रांसवर्स डिवीजन द्वारा कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसमें ऊपरी बीजाणु द्वार की ओर स्थित कोशिका आधार कोशिका बेसल सेल्स तथा निचली निभाग की ओर स्थित कोशिका अंतः टर्मिनल सेल्स होती है, ठीक है। और ये भ्रूणीय कोशिका तथा आधार कोशिका को निर्मत कोशिका आधार कोशिका एवं ये सब बना लेता है, ठीक है। और जैसा मैंने बताया आपको, ये वाला डायग्राम बना लेना है। इसके बाद में थोड़ा और लिख देना है यहाँ से, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट करके लिख देना, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या था। नेक्स्ट था भ्रूणपोष का विकास, इसको भी देख लेते हैं 6 में। अब आपको ये वाला दिखाना है, ठीक है, इसको लिख लेना है, ठीक है, अपने आप लिख लेना है, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्या फ़ायदा, मैं बोलूँगा, इसको टाइम बढ़ेगा, आप अपने आप वीडियो को पॉज करो और इसको लिख लो, ठीक है। इतना यहाँ तक जब लिख लोगे और अपने हिसाब से इसको शॉर्ट भी कर लेना है और ये वाले डायग्राम बना लेना, ठीक है, ये वाले डायग्राम बना लेना और ये वाला भी। चलिए, तो यहाँ तक शायद आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे मानव जनन में क्या इंपॉर्टेंट है, बस उसको देख लेंगे। और आज तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट चैप्टर। तो अगर आप लोगों को मेरे इस लेक्चर से कुछ भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक कमेंट जरूर करना कि आपको क्या चाहिए, किस तरह से कंटेंट और अच्छा चाहिए। तो अगर आप मुझे सजेस्ट करोगे तो मैं वैसा करने लगूंगा, ठीक है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और अगला चैप्टर हमारा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।